हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑब्सेशन आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। और आज की इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th में है। भाई इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सर इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है भाई, जब तक तुम्हारी लाइफ में फिजिक्स रहने वाली है, चाहे वो इंटर तक हो या फिर बीएससी तक, भाई तब तक इसके कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसकी चीजें आगे तक काम रहेंगी, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी चैप्टर पे। अच्छा, अगर आप लोगों को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में कोई भी चीजें चाहिए रहती हैं तो आप लोग भाई इंस्टाग्राम पे जाकर हम लोग फॉलो कर सकते हो या फिर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि iOS एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, आते हैं अपने चैप्टर पे। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग कहते हैं तो सिंपली उसका मतलब क्या है? द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. Light enters on the side of polished surface and is strongly reflected from the silver surface. The coating serves as an opaque surface and it does not reflect the light. इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में तो बहुत कुछ बोल देता हूं मैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर किसी सरफेस पे लाइट रेस जा रही हैं और टकरा के वापस आ जा रही हैं तो उसका सिंपल सा मतलब हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक मिरर है, सर वैसे तो हर चीज में से राइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हम लोग मिरर्स पे ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं वो भी आगे समझने वाले हैं। हमने कहा कि एक मिरर है, मिरर पे एक लाइट रे गई और सर टकरा के, एक मिनट, एक लाइट रे गई और टकरा के ऐसे क्या की, वापस आ गई। तो ये जो टकरा के वापस आ रही है इसी को हम लोग कह रहे हैं कैसे? रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। एक मिरर में बेसिकली कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहला तो ये कि भाई एक साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और दूसरी सिल्वर्ड सरफेस होती है। यही सिल्वर्ड सरफेस होती है जो कि इस ग्लास को एक मिरर में कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमें एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसपे कि लाइट जाकर बाउंस बैक हो पा रही है। क्लियर है बात? ये दो चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। मतलब कि अगर लाइट अगर इस सिल्वर सरफेस पे आएगी तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो पॉलिश सरफेस के उल्टी साइड होगी, वहां पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है बात? अगर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि क्या क्या चीजें हैं जो कि कैसी कैसे रिफ्लेक्शंस हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो प्लेन रिफ्लेक्शन तो बड़ा सिंपल है। प्लेन रिफ्लेक्शन तो हमें पता है कि भाई लाइट जो है, हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट इससे पहले की क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो उनको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे कि सर एक बात तो हमें पता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई क्या होता है? एंगल आर के बराबर होता है। तो ये चीज अगर हम लोग सर प्लेन मिरर में देखते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। इसको मैं एक और डायग्राम में थोड़ा सा इलाबोरेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा। लेट्स से कि सर ये हमारा एक मिरर है। इस मिरर पे एक साथ काफी सारी लाइट बीम्स आई। ये एक आई, ये एक आई, ये एक आई। क्योंकि ये सारी इंफिनिटी से आ रही है तो सर पैरेलल आई है, एक साथ आई है, एक ही जैसे तरीके से आई है। हमने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमने पहले इसके नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए। नॉर्मल क्या होता है? बेसिकली एक 90 डिग्री लाइन होगी जो कि हमारी सरफेस से बनी हुई होगी। क्लियर? ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब ये सारी जो लाइट रेज हैं जो कि इधर आई हुई हैं, आई हैं, इसके लिए भाई एरोस बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। जब ये वापस जाएंगी तो ये वापस जा रही होंगी कुछ इस तरीके से जाएंगी भाई, क्योंकि इनका एंगल यहाँ पे आई बना है तो यही एंगल आर बनाते हुए ये ऐसे चली जाएगी। सिमिलरली इसका भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा। क्योंकि ये सरफेस बड़ा ही इवन था तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से ये लोग नहीं गए हैं, सारी की सारी एक साथ ही आई थी और एक ही साथ ये क्या कर रही हैं, चली भी जा रही हैं। लेकिन वहीं पे ये तो भाई सर बात हो गई कि एक प्लेन सरफेस है। अगर सरफेस आना टेढ़ा हो तो उसके लिए सबसे पहले समझते कि अगर एक कर्व्ड सरफेस, हमने कहा कि थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड सरफेस कुछ इस तरीके की, तो सर इसमें क्या होगा? अब सर लाइट रे का वही सेम कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि भाई ये कोई भी रफ सरफेस है, ऐसे ग्राउंड ही है, तो यहां पे लाइट आई। अब सर लाइट आई है तो टकरा के जाएगी कैसे? सर यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर देंगे? ये तो प्लेन सर्फेस ही 90 डिग्री कहां से मिलेगा? एक चीज अगर हम लोग ध्यान दें तो अर्थ जो है, अर्थ भी कैसी है भाई? स्फेरिकल है। लेकिन जहां पे हम खड़े होते हैं वो क्या होता, कैसा होता है? फ्लैट लगता है। यानी कि अगर हम एक सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लें या फिर कर्व सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लें तो हमें फ्लैट जैसा लगेगा। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि भाई हम लोग सर्कल में कहें तो इनफिनाइट फ्लैट सर्फेसेस हो सकती हैं। क्लियर है? तो अगर मैं उस छोटे से एक पॉइंट को लूं और उसको स्ट्रेच कर दूं तो जैसे ही मैं उसे स्ट्रेच करूंगा मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक टेंजेंट देखने को मिल जाएगा। अक्सर हम लोग टेंजेंट को ये कहते हैं कोई एक ऐसी लाइन जो कि बस टच करके निकल जाए, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक ऐसे पॉइंट को लिया और उसको स्ट्रेच कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा टेंजेंट कहलाएगा। अब इसी टेंजेंट के बिहाफ पे मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा।
अब जब ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी जाएगी, इसी नॉर्मल के बिहाफ पे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि लाइट इधर से आई, इधर गई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इस कर्व्ड सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, जिसके बिहाफ पे हमने ये बात कही। अगर यहीं पे ही मैं कहूं कि सर एक और सरफेस ले लें, रफ सरफेस है भी, अब क्योंकि रफ सरफेस है तो यानी कि इवननेस नहीं होगी, कहीं से भी ऊपर खाबड़ जा रहा होगा ये, क्लियर। अब इस पे क्या हो रहा है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, एक लाइट रे भाई यहां आई, एक लाइट रे यहां आई, एक लाइट रे यहां आ गई। ये सारी लाइट रेज अगर ध्यान दो तो अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्राइक कर रही हैं, और इन सारे पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बन रहे होंगे वो क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट का टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट देखा जाए तो भाई ऐसे जा रहा होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट देखे तो कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो भाई जब टेंजेंट्स अलग अलग हैं तो यानी कि इनके नॉर्मल्स भी अलग अलग ड्रॉ होंगे। इस वाले पॉइंट का अगर नॉर्मल देखा जाए तो शायद कुछ इस तरीके से जाएगा, इस वाले को तो भाई बिल्कुल ही टेढ़ा ही जा रहा होगा, इस वाले का देखेंगे तो कुछ यहां पे जा रहा होगा टेंजेंट। अब क्योंकि भाई ये सारे अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाने, तो ये रिफ्लेक्ट भी कैसे होंगे, अलग अलग एंगल्स पे होंगे। ये लाइन ऐसे आके ऐसे जा रही है, ये वाली तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चली जाना चाहेगी, यहाँ पे वैसे टकरा के और भी बाउंस होगी, बट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ जा रही है। ये तीसरी वाली भी कहीं और ही जा रही है। अगर अब हम लोग देखें ध्यान से तो ये सारी आई तो एक साथ थी, लेकिन जा कहां रही हैं, अलग अलग स्कैटर हो गई हैं ये। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर एक प्लेन सरफेस है, वो सारी लाइट्स एक साथ आई हैं, सारी लाइट रेज एक साथ आई हैं और एक साथ चली गई हैं। देखो बीम और लाइट रे में एक कंफ्यूजन मत रखना, बीम का एक कलेक्शन ऑफ रेज होती है और एक रे क्या होती है, एक सिंगल अगर लाइट रे को हमने कंसिडर किया है तो उसको हम रे बोलेंगे, क्लियर। यहाँ पे ये सारी जो लाइट रेज आ रही थी, ये क्या कर रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर गई हैं। ऐसे केसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों को वही पर देखने को मिलेगा कि काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो तरीके काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला है हमारा रेगुलर, दूसरा है हमारा इररेगुलर। अगर इनके डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस सच एज अ प्लेन मिरर, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा। अगर एक प्लेन मिरर के केस में देखें भाई, एकदम प्लेन सी सरफेस है, हम लोग क्या हो रहा है, सारी लाइटें एक साथ जा रही हैं और एक ही साथ आ रही हैं। इस वजह से हमें क्या हो रहा है, हमें एक प्रॉपर इमेज देखने को मिल रही है, क्योंकि सारी जो लाइट रेस जैसे गई थी वैसे ही आई हैं। वहीं पे ही इन इररेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस सच एज अ वॉल ऑफ अ रूम, पेज ऑफ अ बुक और एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब इसका बात आ जाती है, सर तो फिर क्या लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें दिख क्यों नहीं रही है, कि भाई अलग अलग चली गई। कभी कभी अगर हम लोग इसी चीज को गौर करें तो अगर कोई सरफेस है जो कि थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ, हम लोगों ने उसको घिस घिस के बहुत ज्यादा चिकना कर दिया, तो हम लोग को थोड़ी बहुत इमेज दिखती है, क्योंकि कलेक्टिवली ज्यादा रेज आ रही है, सारी अभी भी नहीं आ पा रही है। सारी कब आ रही है, जब एकदम ही स्मूथ है, क्लियर है। वरना क्या हो रहा है, हमें थोड़ी बहुत इमेजेस देखने को मिल रही है, धुंधली सी इमेजेस देखने को मिल रही है, हमें पता चला कि हाँ उधर कुछ है, क्लियर है। ये चीजें होती हैं। रफ में क्या होता है, बिल्कुल ही स्कैटर हो गई हैं, तो हमें उसकी इमेज तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, क्लियर। आगे चलते हैं इसके बाद। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सम पॉइंट्स, सम टर्म्स रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन। क्या मतलब है इसका, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनका कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो उनको देखते हैं भाई उनका क्या मतलब है। सबसे पहले तो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, वो रे जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि आ रही है कहीं से और हमारी स्ट्राइक करने वाली है किसी भी सरफेस पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, उसको हम लोग कह देंगे इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो पॉइंट जहां पे की इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही होगी, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि यहाँ पे कौन सा होगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे भाई ये आ रही थी हमारी। इसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये टकरा के जब वापस जा रही है, तो वापस जाने वाली रे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और नॉर्मल, नॉर्मल भाई ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन सर आपने कही थी कि जिसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे जो कि 90 डिग्री पर रहेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कह देंगे, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे होगा, ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का वाला एंगल। अगर हम लोग इसके बाद बात करें प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन को एक साथ देखते हैं। ये वो पॉइंट्स है जहां पे कि हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रही है। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे अभी आगे एक रूल भी पढ़ेंगे जहां पे कि ये कहा जाता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये सारी क्या करती हैं, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो भाई यही एक ही सरफेस है, इसी सरफेस पे तीनों हैं, तो यानी कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन वो सरफेस होती है जहां पे कि ये तीनों आके स्ट्राइक करते हैं या फिर इमर्ज करते हैं, लाई करते हैं, क्लियर है बात।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज मतलब कि ऐसे नियम जो कि हर जगह पे फॉलो हो ही रहे होंगे, ये होने ही होने हैं, इनके अगर ये नहीं हो रहे हैं तो रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा होगा, हम यही मान लेंगे, और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर जरूर फॉलो हो रहे होंगे। क्लियर है? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर है बात? सेकंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पे होते हैं और एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जिसके हम लोगों ने पिछले में बताया कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही होगा, और ये तीनों क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट से इमर्ज कर रहे होंगे। क्लियर है बात? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता क्या है, इसको थोड़ा जानते हैं। फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रेज ऑफ लाइट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन वी नीड टू कंसीडर एट लीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द मिरर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो होता क्या है, अगर हम लोगों ने कहा कि एक इमेज बन रही है, तो एक इमेज बनने के लिए एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट क्या होंगी? नेसेसरी होंगी, जो कि आपस में आके मर्ज करें एक पॉइंट पे। क्योंकि जब ये 2 लाइट रेज आएंगी और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तभी क्या होगा? एक इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा, उसके बिना इमेज का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 2 लाइट रेज होंगी जो कि एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। पहला हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 तरीके के इमेजेस देखने को मिलती हैं, पहली होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज अगर हम लोग बोलें तो द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ screen is called a real image. It is formed when light rays after reflection actually intersect. It is inverted. For example, for a distant object, the image formed by a concave mirror is real. ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले। बट होता क्या है, अगर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो एक्चुअली आके इंटरसेक्ट कर जाए किसी पॉइंट पे, तो हमें कैसी इमेज देखने को मिलती है? एक रियल इमेज देखने को मिलती है। बट जो अगर ना रिफ्लेक्ट करें, जैसे कि अच्छा इसीलिए क्योंकि एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर रही हो तो हमें स्क्रीन पे देखने को मिलती है, यानी कि जितनी भी मूवीज मैं देख रहा हूं भाई, वो सारी कैसी होंगी? वो रियल होंगी, क्योंकि भाई वहां पे एक प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर से लाइट फेंकी जा रही है और स्क्रीन पे वो सारी मूवीज क्या हो जा रही हैं? हमें देखने को मिल रही हैं। तो वो सारी कैसी इमेजेस हैं? वो सारी की सारी रियल इमेजेस कहलाती हैं। बट वहीं पे ही अगर मैं वर्चुअल की बात करूं, द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। यानी कि हमारी जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, बट हमारा दिमाग क्या कह रहा है? हमारा दिमाग कह रहा है कि भाई अगर यहां पे रखी है तो यहीं से ही लाइट रेज क्या हो रही होंगी? आ रही होंगी। इसका मतलब कि यहीं से ही ऑब्जेक्ट रखा होगा। एक वर्चुअल इमेज हमारा दिमाग बना के देता है, वो एक इल्यूजन कह सकते हैं हम लोग। यानी कि एक वर्चुअल इमेज हमें क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा दिमाग बना रहा है, एक्चुअली में वहां पे कुछ नहीं है। क्लियर? इसको और ज्यादा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इमेजेस के एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके भैया डिफरेंसेस जो है उन पे ध्यान देते हैं। अ रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तभी जाके रियल इमेज जो है वो बन पा रही है। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। यानी कि प्रोड्यूस बैकवर्ड्स, यानी कि अभी इसको कैसे समझेंगे हम लोग? होता क्या है बेसिकली, अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लूं, मैंने कहा कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है मेरा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, इससे 2 लाइट रेज आई, 2 लाइट रेज आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ऐसे क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। लेकिन मेरा दिमाग कहेगा कि भाई ये तो यहीं से आ रही है, ये तो यहीं से आ रही है, तो यानी कि ये एक्चुअली में कहीं पे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिसकी वजह से कि जो इमेज है वो मुझे देखने को मिल रही है। मेरी आंख लेट से यहां पे है, तो उसने क्या किया? उसने देखा कि भाई लाइट रेज जो है वो तो यहां से आ रही है, यानी कि वो बोलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट भी यहीं कहीं रखा होगा। ऐसे केसेस में देखो लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट मेरे दिमाग ने करवा दी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज होती है हमेशा। रियल कैसी होती है? उल्टी हो जाती है। जो रियल होती है, रियल इमेज जब भी बनती है तो वो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो जो इमेज बनी होगी वो कैसी बनी होगी? उल्टी बनी होगी। वाइल अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, ये हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब इरेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग अपराइट भी बोल सकते हैं। इरेक्ट की जगह बहुत जगह पे तुम लोगों को मिलेगा अपराइट। अपराइट का मतलब क्या है भाई? सीधी इमेज मिलेगी हमें। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड है कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड है कॉन्वेक्स मिरर। या फिर अगर हम लोग नॉर्मली बोलना चाहें इससे सिंपलर टर्म्स में, तो हम लोग बोल सकते हैं अ मूवी
अ मूवी दैट इज बीन प्रोजेक्टेड बाय प्रोजेक्टर। तो वहां पे क्या होता है, हमें स्क्रीन पे इमेज देखने को मिल रही है, यानी कि वो कैसी है भाई, वो रियल है। वहीं पे द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड अ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के अंदर जब मैं देख रहा हूं तो भाई क्या वहां पे एक्चुअली मैं खड़ा हूं? नहीं, वहां पे क्या हो रहा है, एक वर्चुअल इमेज देखने को मिल रही है जो कि मेरे ब्रेन ने बनाई है, क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पा रही है। क्लियर है बात? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पहला टॉपिक आता है, इमेज ऑफ एन पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर के सामने वही वाला, अभी देखो मैंने इसका एक रफ डायग्राम बनाया था। हो क्या रहा है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई रेडियस ना हो, जिसमें कोई भी डायमेंशंस ना हो, ऐसी कोई भी चीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। बट आइडियल कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी कंडीशन, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कोई भी डायमेंशन ना हो। क्लियर? अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर हम लोग मान लेंगे कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से कि लाइट रेज एमिट हो रही होंगी, जिसको कि हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को पॉइंट ऑब्जेक्ट पहले पढ़ना पड़ता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग देखें तो भाई दो लाइट रेज आई, दो लाइट रेज, एक आई सर यहां से, एक आई सर यहां से। दोनों जब आके बाउंस ऑफ होके गई तो हमारी आईज ने देखा भाई लाइट रेज जो है वो यहां कहीं से आ रही हैं। अब ऐसे फैल क्या आ रही हैं, तुम्हारी आईज क्या कहेंगी? हमारे दिमाग से जाके बोलेंगे भैया लाइट रेज इधर से आ रही, ऑब्जेक्ट भी यही है। वो क्या करेगा, इनको ज्योमेट्रिकली वर्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड में मीट करवा देगा। जैसे ही इनने मीट कराया तो ये क्या हुआ, आई पे जाके एक इमेज बन गई हमारी, पॉइंट आई पे। ये इमेज जो है एक वर्चुअल इमेज है, और किसकी वजह से बनी है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से बनी है। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर मैं देखूं, एक अगर मैं कह दूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे डायमेंशंस आ गई हैं, लेकिन एक सिंपलर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है। हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ये। इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी से दिखेगा फिर। हम्म। अगर मैंने कहा कि भैया यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है, ए और बी दो पॉइंट्स ले लिए। इन दोनों से देखो लाइट गई, टकराई, फिर वही चीज हो रही है, क्या हो रही, बाउंस ऑफ होके एक इधर गई, एक इधर गई। तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, हमारा ब्रेन कहेगा कि नहीं भैया अगर यहां से स्कैटर होके आ रही है तो इन्हीं पॉइंट्स पे जाके ये क्या कर रही होंगी, मीट भी कर रही होंगी। जब यही मीट की होंगी तो इसने कहा होगा भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अच्छा, दो तीन चीजें अगर देखने वाली हैं, बड़ी इजी से समझ में भी आ जाएंगी। देखो जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था उतनी दूरी पे हमारी इमेज बनी है। जितना साइज हमारे ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज हमारा इमेज का भी है। ये यानी कि वर्चुअल अगर कोई इमेज है जो कि प्लेन मिरर में बन रही है तो उसकी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। पहला क्या हो जाएगा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पे इमेज बन रहा है। जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारा इमेज का भी है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। और भाई अपराइट भी है, इरेक्ट भी है, यानी कि उल्टी भी इमेज नहीं बनी है। कैसी इमेज बनी है, अपराइट इमेज बनी है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज भी ऐसी बनी है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा तो इमेज उल्टी बन गई हो। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें पोजीशन ऑफ एन इमेज, पोजीशन ऑफ एन इमेज अभी मैंने बताया सर जितनी दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूर पे क्या होगा, हमारा इमेज भी बन रहा होगा। यानी कि अगर हमने कहा कि हमारे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये हमारा मिरर है, मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने क्या किया है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज ही बना होगा वो कितनी दूरी पे बना होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी में। किस में? अच्छा 5 सेंटीमीटर की दूरी में क्या मतलब है इसका, सर मिरर ये रखा है तो क्या इसके पीछे कोई इमेज बन रही होगी, मैं पीछे जाऊंगा दिखेगा? नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर है बात? यहां पे अगर क्या लिखा हुआ है, द इमेज इज फार, the image is as far behind the mirror, as far as far behind the mirror as the object is in front of it। यानी कि जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतने ही पीछे हमारी इमेज बन रही है। the perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of object from the mirror। अब यहाँ पे perpendicular distance क्यों बोला गया? भाई पता चला तुम ऐसे मेजर कर रहे हो और इसके ऐसे कर रहे हो और बोलो नहीं सर दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए perpendicular distance को हमेशा डिस्टेंस काउंट किया जाता है। क्लियर है बात? the image is situated at the normal ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर एज इट इज फार बिहाइंड। मतलब कि यहां से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं वहीं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगी, वो हमारी उसी पे ही लाई कर रहा होगा। यानी कि दोनों के बीच में दोनों एक ही अलाइनमेंट पे लाई कर रहे होंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें लैटरल इन्वर्जन की बात आती है। अच्छा लैटरल इन्वर्जन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब भी प्लेन, जब भी कोई इमेज बन रही होती है। जब भी कोई इमेज बनती है तो उसमें क्या होता है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सी होती है। अगर तुम सुबह उठो अपने मिरर में जाओ और अपने आप को देखो और जय हिंद बोलने जा रहे होगे तो भाई तुम अपना राइट हाथ उठा रहे होगे, लेकिन वो क्या करेगा, अपना लेफ्ट हैंड उठा लेगा। ठीक है, यही चीज क्या कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। मतलब कि अगर कोई लेटर बी लिखा हुआ है तुमने और तुम उसको मिरर में देखना चाह रहे हो तो मिरर में क्या होगा भैया, ये बी जो है उल्टा बन जाएगा।
क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। लेफ्ट और राइट का जो इंटरचेंज है इमेजेस में, उसे हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है बात? बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखना है। इसी वजह से जो हमारी एम्बुलेंसेज होती हैं, उनमें जब एम्बुलेंस लिखा होता है सामने की तरफ, वो उल्टा करके लिखा होता है। क्यों? जब हम लोग हमारे मिरर में से देख रहे होते हैं भाई पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो हमें एम्बुलेंस पढ़ने में इजीली आ जाता है कि भाई उसमें उल्टा लिखा है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, और लैटरली इन्वर्टेड होने की वजह से हमें क्या दिखेगा? सीधा सीधा एम्बुलेंस पढ़ने में आएगा। क्लियर है बात? इसके आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अभी सर हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता तो दिए हैं, एक बार दोबारा इनको समराइज कर लेते हैं। पहला क्या था भाई? अपराइट एंड इरेक्ट होगा, यानी कि सीधे इमेज बन रही होगी। दूसरा होगा वर्चुअल होगा, यानी कि सर एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, वर्चुअली मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तीसरा पॉइंट आता है ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज हमारा इमेज का भी देखने को मिलेगा। चौथा हो जाएगा लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट और राइट जो होंगे सर वो इंटरचेंज हो चुके होंगे। क्लियर है बात? यानी कि 4 पॉइंट्स होंगे। पहला हो गया इरेक्ट, दूसरा हो गया वर्चुअल, तीसरा हो गया सेम साइज, चौथा हो गया लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है ये बातें? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इमेजेस फॉर्म्ड इन टू इंक्लाइंड मिरर्स। मतलब क्या है इसका? अगर हमने कहा कि सर आपने 2 मिरर्स ले लिए हैं और ऐसे ऐसे रख दिए हैं, एक मिरर आपने ऐसे रख दिया, एक मिरर ऐसे रख दिया, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा। सर हमने ये देखा है कि सर अगर 2 मिरर रख दिए जाए आसपास, तो उनमें जो इमेजेस बन रही होती हैं वो एक से ज्यादा बन रही होती हैं। अब एक से ज्यादा बन रही हैं तो सर इसका क्या मतलब है? क्या केस होगा यहाँ पे? इसका मतलब कि इसको निकालने का कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे कि हम लोग सिंपली बता सकें सर कितनी इमेजेस बन रही है। जैसे कि अगर हम लोग कभी कलाइडोस्कोप देखा हो, कलाइडोस्कोप में क्या होता है? बहुत सारे कांच के बीड्स पड़े होते हैं, और अगर उसको ऐसे ट्विस्ट करो तो बहुत सारी कलरफुल इमेजेस देखने को मिलती है। क्यों? रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। या फिर अगर हम लोग कभी भी मिरर हाउसेज में गए होंगे, तो मिरर हाउसेज में भी क्या होता है? बहुत सारी इमेजेस जो है वो बन रही होती है, मल्टीपल जगहों पे बन रही होती है। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसके लिए क्या तरीका होता है? इसके लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे छोटा सा, जिसको कि हम लोग देख रहे होंगे। ओके, सबसे पहली जो चीज हम लोग को देखने मिलेगी वो होता है कि यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? एन। एन क्या होता है? एन होता है 360 बाई थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? एन की वैल्यू लिख लेते हैं। एन क्या होगा? एन होगा 360 बाई थीटा। क्लियर है बात? थीटा, ये क्यों लिख दिया मैंने? थीटा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर केस 1, इफ दिस वैल्यू इज ऑड, मतलब कि ये वैल्यू कैसी आ रही है सर? ऑड आ रही है। ऑड आएगी तो नंबर ऑफ इमेजेस इज n व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर्स। असिमेट्रिकली का मतलब हुआ कि अगर मैंने ये 2 मिरर्स लिए हैं, मैंने कहा कि मैंने भाई ये 2 मिरर्स ले लिए हैं और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है। एसिमेट्रिकली का मतलब होगा अगर ये इन दोनों का एक एंगुलर बाइसेक्टर बनाया जाए, ये हमने कहा कि एंगुलर बाइसेक्टर, और इसी एंगुलर बाइसेक्टर पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, तो ये क्या होगा? ये सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे एक साइड पे प्लेस किया गया है तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यानी कि जब भी ऑड होगा तो हमें 2 केसेस देखने पड़ेंगे। पहला केस हो जाएगा क्या? पहला हो जाएगा हमारे पास असिमेट्रिकल केस, और दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिकल केस। क्लियर है? तो यानी कि अच्छा, एक और कंडीशन थी, ऑड होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू कैसी आई है? ऑड आई है, तो ऑड में भी हमें बाय फर्दर 2 केसेस और देखने को मिलेंगे। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा एसिमेट्रिकल का, एसिमेट्रिकल, और दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिकल। ठीक, अगर एसिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है भाई? अगर हमारी एसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस जो है, एसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? n के बराबर होंगी। वहीं पे ही अगर सिमेट्रिकली प्लेस की गई हैं तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही होंगी वो कितनी हो जाएंगी? n-1 बन रही होंगी। यानी कि अगर एसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी भाई? नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n। वहीं पे ही अगर सिमेट्रिकली रखी है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी भाई? तब नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n-1। क्लियर है बात? ये दोनों चीज एकदम ध्यान रहेंगी। इसके बाद अगर मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर हमने कहा कि भाई n की जो वैल्यू है वो 72 दे रखी, थीटा की वैल्यू। अगर हमसे कह रहा है थीटा की जो वैल्यू है सर वो 72 है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 72, अगर थीटा 72 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी सर 360 बाई 72, दैट इज 5। अब ये वैल्यू कैसी है सर?
ये वैल्यू तो सर ऑड है, अगर ऑड है तो सर दो केसेस बन सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ये चीजें न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रखनी है। अगर भाई कोई भी ऐसी कंडीशन है जहां पे कि हमसे बोला जा रहा है कि एंगल जो थीटा दिया है वो 72 है और हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ऑड है, ऑड होगा तो अगर क्वेश्चन में सिमेट्रिकल प्लेसमेंट या एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट का जिक्र है, मेंशन है, तो यानी कि हम सिर्फ एक केस करेंगे। लेकिन अगर वहां पे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नहीं बोला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, यानी कि सिमेट्रिकल का कैलकुलेशन भी और एसिमेट्रिकल कैलकुलेशन भी। तो अगर 5 है तो सिमेट्रिकल केस में क्या हो जाएगा सर, सिमेट्रिकल केस में हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 इमेजेस। वहीं पे ही अगर एसिमेट्रिकली रखी है तो एसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल केस में हो जाएगा हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे हमारे पास 5। तो यानी कि सिमेट्रिकल में क्या हो गया 4 हो गया, एसिमेट्रिकल में क्या होगा 5 आ गया। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगर बोल रहे हैं कि इफ n इज इक्वल टू 360/थीटा इज इवन, अगर इवन है तो क्या होगा, इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो हमेशा क्या होंगी n-1 हो जाएंगी। यानी कि इफ n इज इवन देन, अगर n इवन है तो इसमें एसिमेट्रिकल हो सिमेट्रिकल हो उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा आ जाएगा n-1 के बराबर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन भी करते हैं बच्चे अक्सर। होता क्या है कि जैसे अगर तुम लोग वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, तो होता क्या है, बच्चा क्या करता है, इवन के केस में भी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल देखने लगता है और उसमें यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है। बट ये याद रखना कि इवन के केस में सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल से कभी कोई मतलब नहीं होता। कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मेंशन भी कर देगा कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, बट भैया अगर इवन आ रहा है तो सिमेट्रिकल से क्या लेना देना है हमें। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद अब इसमें अगर एग्जांपल देखना चाहो तो n की जो वैल्यू है वो थीटा की जो वैल्यू है वो 60 दे रखी है। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 360/60, यानी कि आ गया हमारे पास कितना 6। अब अगर ये इवन है तो इवन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी क्या, नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास आ गई 6 - 1 दैट इज 5। क्लियर है बात? ठीक। अब लेकिन इसमें दो स्पेशल केसेस भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। टू स्पेशल केसेस क्या है, इफ व्हेन द टू इमेजेस आर पैरेलल, और दूसरा है व्हेन द टू इमेजेस आर परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? इमेजेस पैरेलल और परपेंडिकुलर अगर है तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर दो इमेजेस को ऐसे रख दिया गया, दो मिरर्स को, एक मिरर ऐसा एक मिरर ऐसा, अच्छा जब भी दो चीजें पैरेलल हो तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा याद रखना, चाहे वो मैथ्स में हो या फिजिक्स में, जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0। अगर पैरेलल है तो कैसा होगा, थीटा 0 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 360/0 दैट इज इनफिनाइट। अब इनफिनाइट ऑड होगा या इवन होगा, ऑड हो इवन हो n-1 हो n हो, आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, हमेशा इनफिनाइट हो जाएंगी। क्यों भाई, इनफिनिटली बाउंस करती रहेंगी वो इमेजेस। ठीक है, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर, हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बन के आएंगी वो क्या हो जाएंगी, इनफिनाइट हो जाएंगी। वहीं पे ही अगर भाई परपेंडिकुलर रख दी जाए, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे रख दिया जाए, क्वेश्चन 90 डिग्री बोल सकता है, परपेंडिकुलर भी बोल सकता है, फिर नॉर्मल भी बोल सकता है, इफ टू मिरर्स आर केप्ट नॉर्मली टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा होगा भाई, 90 डिग्रीज का बन रहा होगा, यानी कि हमारे पास थीटा आ गया। थीटा आ गया तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360/90 दैट इज 4। और ये 4 कैसा है भाई, ये 4 सर इवन है। इवन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन इवन हो जाता है हमारा n-1, दैट मींस n-1 इज 4-1 दैट इज 3 इमेजेस। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। ठीक, तो हमारे पास ये दोनों केसेस बड़े अक्सर पूछे आते हैं, तो इस वजह से हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है स्फेरिकल मिरर्स की। अब ये स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या? स्फेरिकल मिरर्स सिंपली अगर बोला जाए तो अगर मैं एक ग्लास बॉल लूं और उनको या तो बाहर से या तो अंदर से सिल्वर कर दूं और उसके पीसेस कट कर लिए जाएं, तो वो जो मिरर्स मेरे पास बन के आएंगे उनको हम लोग कहेंगे स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि अगर मैंने स्फेयर लिया, ये मैंने ग्लास बॉल लिया, ग्लास बॉल को अंदर से सिल्वरिंग कर ली, अगर अंदर से सिल्वरिंग कर ली है तो मेरे पास ये वाला मिरर कट के आएगा। ये वाला जो मिरर कहलाता है इसे कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। वहीं पे अगर मैंने सिल्वरिंग बाहर से की है और तब पीस कट किया है तो मेरे पास कौन सा मिरर बन के आएगा, कॉनकेव मिरर बन के आएगा। कौन सा मिरर बन के आएगा, कॉनकेव मिरर। अब देखो, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। केव का मतलब होता है गुफा, यानी कि जो भी गुफा में अगर लाइट जा रही है, यानी कि अंदर की तरफ अगर लाइट जा रही है तो वो कैसा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है। और जो दूसरा है जो कि बाहर की तरफ बल्ज्ड है वो क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा।
क्लियर है? यहाँ पे वही बोल रखा है भाई, दो तरीके से हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हैं, पहला है हमारे पास कॉनकेव मिरर, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? बिल्कुल भी भूलने वाली बात नहीं है, बड़ी इजीली कॉन्सेप्ट है। क्या? अगर अंदर की तरफ लाइट जा रहा है तो कॉनकेव मिरर है, और अगर बाहर की तरफ बल्ज है तो कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या होगा? अ कॉनकेव मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पीस ऑफ अ हॉलो स्फीयर सच दैट द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉलो। यानी कि जब अंदर की तरफ, हॉलो की तरफ अगर लाइट जा रही है तो क्या है? कॉनकेव मिरर है। वहीं पे ही अ कॉन्वेक्स मिरर मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस, यानी कि अंदर की तरफ सिल्वरिंग की गई है, ऑफ द पीस ऑफ अ हॉलो स्फीयर सच दैट द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस। यानी कि बाहर की तरफ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैसी है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक। इसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर में भी सर आपने बहुत सारे बताए थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये वो फलाना ठिकाना। अब वही चीजें कुछ ऐसे टर्म्स भी होंगे जो कि भाई हमें स्फेरिकल मिरर में ही देखने को मिलेंगे। उनका क्या क्या नाम है, उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं भाई। पहला आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर? जो भी आपने स्फेरिकल मिरर्स लिए किसी स्फीयर में से लिए होंगे ना, तो सर जब स्फीयर में से आपने कोई इमेज उठाया है, कोई सॉरी पार्ट उठाया है, तो उसका सेंटर थोड़ी चला जाएगा। तो वो जो एग्जिस्टेंस सेंटर होगा हमारा, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में हो जाएगा। अच्छा, अगर एक चीज ध्यान रखना कि जो कॉनकेव वाला है, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? हमेशा उसके सामने है। वही जो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? मिरर के पीछे है। और यहां तक की जो दूरी है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पोल। पोल क्या है भाई? जो हमारा ये जो पूरा मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर यानी कि जो सरफेस है, उस सरफेस का सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग कहेंगे क्या भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, पोल और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चौथा आता है हमारे पास अपर्चर। अपर्चर का क्या मतलब है? ये जो पूरा कर्व सरफेस है ना, इस पूरे कर्व सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। ये जो सरफेस जैसा बन के आ रहा है हमारा, एक हॉलो सा बाउल जैसा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपर्चर कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, यही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है हमारा, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन जा रही है ना सीधी सी, एक्स वाई, इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चौथा आ जाता है हमारे पास, सॉरी सिक्स्थ आ जाता है हमारे पास फोकस। अरे फोकस क्या है सर? फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जब लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही हो एक साथ, और वो एक ही पॉइंट से पास कर जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? फोकस कहते हैं। इसको अभी हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसके रे डायग्राम्स भी देखेंगे। बट ये चीज याद रखनी कि जब भी अगर इन्फिनिटी से कभी लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से अगर लाइट आ रही है, तो वो जिस पॉइंट से पास कर रही होगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कह देते हैं। क्लियर है बात? ठीक। यानी कि वो पॉइंट कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है ये पॉइंट। क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट को हम लोगों ने फोकस तो बोल दिया सर। फोकस का एक रिलेशन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि हम लोग को हमेशा याद रखना है। यहां तक की जो दूरी होगी फोकस तक की, इस दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? फोकल लेंथ कह देते हैं। पोल से फोकस तक की जो दूरी है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कह देंगे। क्लियर है बात? डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है जो कि हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर से। यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर सिंपली बोलना चाहें तो। क्लियर है? तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ क्या होगा? हमारा फोकल लेंथ होगा। और इस एफ को ऐसे तो चाहे तो हम लोग कर्सिव में ऐसे वाले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट यूजुअली इसका जो रिप्रेजेंटेशन साइन होता है वो ये वाला एफ होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है बात? यूजुअली ट्राई करना यही वाला एफ बनाने की, वो वाला नहीं। ठीक। इसके बाद कन्वीनियंट रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय रे डायग्राम्स। अब देखो, जब भी हम लोग रे डायग्राम्स की बात करेंगे तो होगा क्या कि कुछ भाई रेज जो है वो कहां से रिफ्लेक्ट कर रही है। हर बार हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि सर टेंजेंट ड्रॉ करने बैठे, फिर नॉर्मल निकालें, फिर एंगल मेजर करें, फिर उतने एंगल से। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसी रेज ले ली जो कि हमें पता है हमेशा अगर आ रही हैं तो इसी तरीके से बिहेव करने वाली हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रेट से होता है क्या है कि हमें इनमें से, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो चार हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इन चारों का यूज करके कोई भी दो ले लें, क्योंकि सर हमने देखा था इमेज बनने के लिए कितनी रेस की जरूरत होती है? सिर्फ दो रेस की जरूरत होती है। हम इनमें से कोई भी दो रेस उठा लें और इनका यूज करके इनको इंटरसेक्ट करवा दे, तो हमें क्या हो जाएगा? हमें एक रे डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो वो कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक रेज हैं जिनका कि हम लोग यूज करने वाले हैं? पहला आता है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
भाई जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, दूसरा आता है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा आता है रे पासिंग थ्रू द फोकस, और चौथा है अ रे इंसिडेंट एट द पोल। अब भाई इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पहला जो है हमारा अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर। जब भी कोई रे आएगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। क्या कर जाएगी भाई, रिट्रेस कर जाएगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तब पाथ को रिट्रेस करती है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। इंसिडेंट रे जो है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या करेगी, it will go parallel to the it will pass through the it will pass through the फोकस। मतलब कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो क्या करेगी, फोकस से होके निकल जाएगी। मतलब कि अगर हमारी लाइट रे, एक मिनट ये मूव करके क्या, हाँ ओके, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो पैरेलल वाली लाइट रे क्या करेगी, फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, चाहे वो हमारा कॉनकेव हो चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स हो। यहां पे अगर हम लोग देखें तो भाई एक्चुअली में तो फोकस से पास हो नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया, फोकस के अलोंग रिफ्लेक्ट होकर चली गई है। क्लियर है बात, यहां पे तो फोकस से डायरेक्ट पास हो पा रही थी, तो ये क्या कर रही है, फोकस से डायरेक्टली पास हो रही है। वहीं पे ही रे पासिंग थ्रू द फोकस, अब ये दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं। वहां पे पैरेलल थी तो फोकस से होके गुजर गई, यहां पे फोकस से होके जा रही थी तो पैरेलल होके गुजर जाएगी। रे पासिंग थ्रू द फोकस will go parallel to principal axis। क्या करेगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जाएगी। क्लियर है बात, मतलब कि अगर फोकस से पास हुई है, जिसकी लाइन हमारी फोकस से पास होते हुए गई है, फिर क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई है। सिमिलरली ये वाली जो फोकस से पास हो रही थी उसने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके गुजर गई है। ठीक है, और रे इंसिडेंट एट द पोल, अगर पोल पे ही इंसिडेंट कर गई हो तब क्या होगा सर पोल पे अगर इंसिडेंट कर गई है तो वो क्या करेगी, जैसे आई थी उतना ही एंगल हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मेंटेन करेगी। विल मेक सेम एंगल, विल मेक इक्वल एंगल्स बोल देते हैं इसको, विल मेक इक्वल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड की स्पेलिंग गलत है, रिफ्लेक्टेड एंगल्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, मतलब कि जितना एंगल इसका इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा, लेकिन किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस का। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक एंगुलर बाइसेक्टर की तरह काम करती है। किस एंगल के, पूरा जो एंगल बन रहा है उसके। क्लियर है बात, मतलब जैसे आई है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हमने पहला देखा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो अपना ही पाथ रिट्रेस कर देगी, अगर पैरेलल आई है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, अगर फोकस से ही होकर गुजर रही है तो पैरेलल चली जाएगी, और अगर पोल पे गई है तो पोल पे उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। किसके साथ एंगल बना रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही होगी। ये 4 केसेस ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग बार बार कर रहे होंगे। किस लिए कर रहे होंगे, अपने रे डायग्राम्स बनाने के लिए। क्लियर है, चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला अगर हम लोग बात करते हैं अब कॉनकेव मिरर के केस में। अब अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कौन कौन सी पोजीशन पे कैसी कैसी इमेजेस हमें देखने को मिल रही हैं, उन चीजों का ध्यान रखने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 केसेस होते हैं वैसे बेसिकली, बट मैं दोनों को एक साथ ही पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूँ। पहला होता है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और दूसरा है ऑब्जेक्ट इज एट अ फार डिस्टेंस। फार डिस्टेंस का मतलब देखो, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि 2-3 ब्रह्मांड पार करके अनंत से भी आगे से दूर से लाइट आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब वो होता है कि बियॉन्ड आर रीच या बियॉन्ड आर पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। क्लियर है इसका मतलब, जिसके अब सन से अगर लाइट आ रही है, सन से लाइट आने का मतलब ये नहीं कि भैया 2 ब्रह्मांड पार करके, सन भी क्या है, इन्फिनिटी पे है। कोई बहुत दूर चीज रखी हुई है तो उसको भी हम लोग रिलेटिवली इन्फिनिटी बोल देते हैं। अगर जैसे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम लोग
डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं अ चार्ज दैट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। तो चार्ज दैट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी तो क्या दूसरी यूनिवर्स से लेके आए हम लोग लाइट पार्टिकल? नहीं, ऐसा नहीं। उसका मतलब है कि हमारे रेंज के बाहर, जिसके अगर भाई इसमें सामने दीवार है, इस दीवार के पार कोई बच्चा है, वो वहां से चीख रहा है, तो भाई मेरे कानों को तो सुनाई दे रहा है, तो मेरे कानों की रेंज में तो है, लेकिन आंखों को नहीं दिख रहा है, यानी कि वो मेरी आंखों के लिए इन्फिनिटी पे है, कानों के लिए इन्फिनिटी पे नहीं है। मैंने अपना हाथ इतना बढ़ाया और यहाँ पे खड़ा हूं, तो इसके बाद जो भी है वो मेरे हाथों की रीच के बाहर है, तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलर चीज यहां भी हो रही है। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर से अगर लाइट आ रही है, अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है तो भाई वो बेंड नहीं होगी, हम कहेंगे कि सारी जो लाइट रेज है वो पैरेलल आ रही होंगी। और अगर अब पैरेलल आ रही होगी, सर अभी आपने कहा था कि जब भी पैरेलल आती है तो क्या करता है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। यहां भी वही सेम चीज हमें देखने को मिल रही है कि भाई दो लाइट रेज जो है पैरेलल आ रही थी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो वो क्या कर रही है, फोकस से होके पास आउट हो जा रही हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी हम लोग कोई रे डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला भी हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज एट फोकस। देखो पहली लाइन हमारी आई, पैरेलल आई, पैरेलल आके कहां से पास हो गई, फोकस से। दूसरी पैरेलल थी, आके कहां से पास हो गई, फोकस से। तीन चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला होगा पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यहां पे कहां है भाई, फोकस पे। दूसरा होता है हमारा साइज। अगर हम लोग साइज देखें तो भाई कैसी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पोजीशन में क्या क्या आ सकता है, पोजीशन हमेशा हम लोग देते हैं रेस्पेक्टिव टू पार्ट्स, रेस्पेक्टिव टू पार्ट्स ऑफ मिरर। मतलब क्या है, जिसकी अगर हमने कहा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, बिटवीन एफ, बिटवीन ओ, बिटवीन, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। ये तो हो गया हमारी पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज बेसिकली, पोजीशन ऑफ इमेज हो या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, दोनों बता सकते हैं। दूसरा आता है हमारा साइज। साइज में क्या क्या आ सकता है, पहला तो आ सकता है भाई डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है छोटा होना। बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, अगर बहुत ही ज्यादा छोटी हो रही है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, या फिर अगर बड़ी हो गई है तो हम लोग उसे बोल सकते हैं एनलार्ज्ड, मैग्निफाइड, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जब हम लोग बात करेंगे भाई नेचर की, तो नेचर में दो तरीके के इनपुट्स रहते हैं हमारे। पहला है नेचर ऑफ इमेज रियल है या फिर इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक, रियल भी हो सकती है तो वर्चुअल हो सकती है। दूसरा हमारे पास आएगा कि इरेक्ट है, इरेक्ट है अपराइट जिसे हम लोग कहते हैं, इरेक्ट या फिर अपराइट, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। और इन्वर्टेड है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है इनपुट में हम लोग रख सकते हैं। और ये तीन जो है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक रे डायग्राम में जब भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो पोजीशन ऑफ इमेज थी वो कहां हो गई, फोकस पे हो गई। अगर साइज देखें इसका बहुत ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि साइज कैसा हो गया, हाईली डिमिनिश्ड है। कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है। और जो इसका नेचर है, सबसे पहली बात तो सर आपने क्योंकि देखा है कि जो भी लाइट रेज आई वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक्चुअल में है तो भाई कैसी होंगी, रियल होगी। सेकेंडली यहां पे जो होता है इन्वर्टेड होती है। अब सर इन्वर्टेड दिख तो नहीं रहा है, इन्वर्टेड यहां पे इस वजह से नहीं दिख रहा, अगर तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो ऊपर वाली लाइट रे थी वो कहां गई है, नीचे की तरफ गई है, और जो नीचे वाली लाइट रे गई है वो ऊपर की तरफ गई है। जब भी ऐसा केस होता है कि ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी कि इसका मतलब कि इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। ये केस ही देखने के लिए मैं इसके बाद वाला पार्ट भी इसके साथ ही कंबाइन करके पढ़वा रहा होता हूं, जहां पे कि हम लोग देखने को मिलता है कि हमने कहा कि एक बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये क्योंकि दूर से आ रहा है तो हमने कहा कि लेट से हो सकता है भाई पैरेलल ना आ रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल ना आके ये पैरेलल तो आ रहा है बट आपस में पैरेलल, लाइट रेज आपस में पैरेलल है। तो ये जब आपस में पैरेलल होके आई तो ये कहां पे बनाएंगी, ये बनाएंगी फोकल प्लेन पे। फोकस के अलोंग ये जो पूरा एरिया होता है, हमने कहा कि सरफेस रख दिया हमने फोकस पे, तो इस प्लेन को, इस जगह को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं भाई, फोकल प्लेन कहते हैं हम लोग इसको। और इसी फोकल प्लेन पे जो हमारी इमेज है वो बन रही है। देखो यहां से एक लाइट रे आई
और आके फोकस से पास हो गई, ये भी गई फोकस से पास हो गई। अब यहाँ पे वो वाली चारों कंडीशंस हम लोग को नहीं यूजुअली देखने को मिलती, क्योंकि भाई ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस ना बोल के हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फोकल प्लेन बोलेंगे। साइज हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड ही होगा यहाँ पे भी, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अगले केस में अगर हम लोग देखें, हमने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अच्छा देखो, अभी हमने कहा था कि इनफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो उसी का जस्ट काउंटर पार्ट अगर हम लोग बोलें कि अगर फोकस पे रख दिया, तो फोकस पे रख दिया तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल सही, हमने यहां पे फोकस पे अपनी इमेज रख दी थी, ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे। अब जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे एक लाइट रे क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग गई और वहीं पे अपने इसने क्या किया, अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर दिया और दूसरी लाइन से पैरेलल जाके हाँ फोकस से पास होते हुए आ गई। अब ये दोनों लाइट्स जो है वो देखो पैरेलल जा रही हैं। अब अगर पैरेलल जा रही तो कहीं मीट कर रही होंगी क्या, लेकिन हम ये कहते हैं कि भैया वो इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही हैं, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही हैं, यानी कि इसलिए कह रहे हैं भैया कहीं पर जाके हम मान लेंगे कि मीट कर रही होगी, उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कह देंगे। इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बन रही होंगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज, बेसिकली जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर हम लोग साइज बोले तो क्योंकि भाई हम कह रहे हैं इन्फिनिटी पे जा रही, तो हाईली एनलार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। और जो नेचर होगा इसका वो कैसा होगा, नेचर आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बात? रियल इसलिए क्योंकि भाई रियल लाइफ में इंटरसेक्ट करेंगे हम मान रहे हैं, और दूसरा इन्वर्टेड क्योंकि भैया ऊपर वाली नीचे है, नीचे वाली ऊपर है। देखो भैया जो ऊपर थी वो क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, वैसे करके हम लोग बोल देंगे कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर है? इसके बाद अगले केस में अगर हम लोग जाएं तो देखेंगे क्या, When object is placed beyond the center of curvature। अब हम लोगों ने इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाया ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी से अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पास लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल निकाली और पैरेलल वाली क्या कर रही है, फोकस से पास आउट हो गई। दूसरी हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है अपना पाथ। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा भाई, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो गया है तो हम लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला तो पोजीशन, पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन हमारी है बिटवीन, बताओ बिटवीन क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि भैया साइज, साइज कैसा है, साइज देखो सर छोटा हो गया, यानी कि कैसा है, डिमिनिश्ड है। कैसा है सर, डिमिनिश्ड है। तीसरा आपने कहा था सर नेचर, नेचर क्या हो जाएगा भाई, नेचर पहले अगर हम लोग देखें तो रियल है क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्वर्टेड, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, कुछ ऐसे तो हमारा इमेज बन रहा है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड है। क्लियर है? ये बात एकदम समझ में आ रही है। इसके बाद अगले वाले को अगर हम लोग देखते हैं, अगले वाले में जस्ट उसका उल्टा, यानी कि पहले हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी तो इसकी इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। हमने ऑब्जेक्ट ही बिटवीन सी एंड एफ रख दिया है, कहां पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा तो भाई उसका जस्ट उल्टा बनेगा, यानी कि पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी, पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी। साइज क्या हो जाएगा, वहां पे डिमिनिश हो रहा था तो यहां पे क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड जो बोलना चाहें हम लोग। पोजीशन, नेचर, नेचर क्या आ जाएगा भाई, ये भी वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव में मोस्टली जितने ही बन रहे हैं कॉनकेव में सारे ही रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सिवाय एक केस के जो कि हमारा लास्ट केस होने वाला है। क्लियर है? इसके बाद हमने कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हमने ऑब्जेक्ट क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, थोड़ा सा और पास लेके आए। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे रखा, अब डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया है तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस आता है, क्या, सेम साइज आ जाता है, वहीं पे ही इमेज बनती है, बस उल्टी हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा पोजीशन देखो, यहाँ पे एक हम लोगों ने पैरेलल निकाली और वो फोकस से आ गई, दूसरे ने फोकस से निकाली और पैरेलल आ गई, दोनों ही एक पॉइंट मीट कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही है। यानी कि पोजीशन क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हमारा साइज, साइज अगर हम लोग देखें सर, साइज अगर हम लोग सर देख रहे हैं तो क्या रहा है, सेम, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक, और नेचर अगर नेचर की बात करेंगे तो नेचर क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? ठीक है,
ये तो हमारे सारे वो वाले केसेस हो गए जहां पे कि कॉनकेव में रियल इमेज बन रही थी। बट एक ऐसा केस है जहां पे कि हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बन जाती है। वो कौन सी पोजीशन है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यानी कि फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वो वर्चुअल बन जाती है। अब ये केस क्या है? तो यानी कि एक लाइट तो हमने पैरेलल निकाली और वो फोकस से पास भी हो गई, और दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग निकाली, लेकिन ये जो दोनों लाइट रेज हैं अगर हम लोग इनको ध्यान से देखें तो ये स्कैटर हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, यानी कि इंटरसेक्शन का सवाल तो होता ही नहीं है। और हमने देखा था जब भी ऐसा होता है तुम्हारा माइंड क्या करता है? वो कहता है कि भैया ऑब्जेक्ट जो है वह आगे रखा होगा। जब अगर ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें एक वर्चुअल इमेज देखने को मिल रही है जो कि मिरर के अंदर बन रही है, यानी कि पोजीशन क्या हो जाएगी सर? पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर। क्या हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? दूसरा साइज, अगर सर साइज देखें हम लोग तो साइज हमें देखने को मिल रहा है कि सर एनलार्ज्ड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड बोल सकते हैं या फिर एनलार्ज्ड बोल सकते हैं। और उसके बाद जो नेचर है सर, नेचर कैसा है? नेचर अगर हम लोग कहें तो सर ये वर्चुअल है, क्योंकि सर एक्चुअली में जो लाइट रेज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और सेकेंडली सर ये इरेक्ट है, क्योंकि जितनी भी वर्चुअल इमेजेस बनती हैं सर वो इरेक्ट बनती हैं, इरेक्ट या फिर अपराइट बनती हैं। क्लियर है बात? अब ये तो हो गए सारे केसेस जो कि कॉनकेव मिरर में थे। अगर हम लोग इनको सम अप करना चाहें तो हम लोग इस टेबल की तरफ गौर फरमा सकते हैं, जहां पे कि हम लोग देख रहे हैं कि पहले इन्फिनिटी फिर फार डिस्टेंस, ये सारे 7 केसेस हैं टोटल, जिसमें कि मैंने कहा था कि पहला और दूसरा जो है वो मैं एक ही साथ ही पढ़ाता हूं। और अगर हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करना चाहें तो इन्फिनिटी और एट फोकस ये दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट थे। सिमिलरली बियॉन्ड द कर्वेचर एंड बिटवीन सी एंड एफ ये दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट थे, क्योंकि अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस फोकल प्लेन पे बन रहा था, वहीं पे जब फोकस पे रखा था तो इसकी जो इमेज बन रही थी वो इन्फिनिटी की बन रही थी। क्लियर है? अगर हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही थी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के अगर हमने रखा था तो उसकी जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर हम लोग साइज ऑफ द इमेज की बात करें, साइज ऑफ द इमेज की अगर हम लोग ध्यान दें तो जैसे जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास लाते गए हैं वैसे वैसे क्या होता गया है भैया? ये मैग्नीफाई होता गया है। तो जैसे जैसे हम लोग पास लाते आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? मैग्नीफाई होता आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग क्लोजर लाएंगे, क्लोजर लाया जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्नीफाइड होता जा रहा है। वहीं पे ही अगर फार्दर लेके जाया जा रहा है, फार्दर लेके जाया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? डिमिनिश होता जा रहा है। क्लियर है? मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज कैसी होती जा रही है? मैग्नीफाइड होती जा रही है। लेकिन अगर धूल लेके जाना है तो कैसा हो रहा है? डिमिनिश हो जाएगी, छोटा होता जा रहा है। सारे ही केसेस का अगर हम लोग गौर फरमाएं तो भैया अगर यहाँ पे देखें तो रियल और इन्वर्टेड केसेस सिवाय एक के जो कि वर्चुअल एंड अपराइट है, वो कब हो रहा है? जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल रखा हुआ है। ठीक है? टेबल को भैया याद करने का बड़ा इजी तरीका है, ये सारी चीजों का अगर ध्यान रखते हो तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब भैया कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा केसेस नहीं है, ये एक बड़ी ही अच्छी सी बात है। कॉनकेव की तरह यहाँ पे बस 2 ही केसेस आते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा 2 ही केसेस क्यों है इसमें, इतने सारे केसेस क्यों नहीं? क्योंकि भैया सारी चीजें तो हमारे मिरर के पीछे हैं, और अगर मिरर के पीछे ही सारी चीजें होंगी तो क्या ही पोजीशन रखोगे? इसलिए 2 ही केसेस बनते हैं। पहला तो है जो कि है हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी चाहे हमारे सारे पार्ट्स हों या ना हो उससे कोई लेना देना होता नहीं है। यहां पे भी क्या होगा? सेम ही केस रहेगा हमारे पास। पोजीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पोजीशन आ जाएगी हमारी फिर से वहीं पे एट फोकस, लेकिन जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट तो कर पाएंगी नहीं फोकस पे, तो वो क्या करेंगे? वर्चुअली मीट करेंगी वो, और फोकस के अलोंग क्या करेंगी? स्कैटर कर जाएंगी। ठीक है? तो पोजीशन क्या आ जाएगी हमारी? एट फोकस। फिर से वही दूसरा आ जाएगा हमारे पास साइज। साइज भी वही सेम ही रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक? और लेकिन यहां पे जो नेचर रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, कैसी है ये? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज होती कैसी है सर? इरेक्ट होती है। क्लियर है ये बात? ठीक। अब दूसरा केस जो इकलौता केस है जो कि मेन है इसमें, वो होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि सारी चीजें तो पीछे हैं। तो हम लोगों ने एक ही केस बोला है जिसको कि हम लोग कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी?
हमने एक लाइट रेज ली है जो कि हमने पैरेलल ही निकाल दी है, और ये पैरेलल निकालने की वजह से ये क्या कर रही है, फोकस के अलोंग रिफ्लेक्ट होकर चली आ रही है। ये फोकस के अलोंग रिफ्लेक्ट होकर चली आ रही है तो वर्चुअल लाइन जो है वो फोकस से होकर जा रही है, और जो हमने एक लाइन थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग हमने पास करवा दी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग हमने पास करवाई है तो वो लाइट रे क्या कर रही है, अपने आप को रिट्रेस कर रही है, जिसकी वजह से जो मीटिंग पॉइंट आ रहा है वो कहां आ रहा है, बिटवीन पी एंड एफ। क्लियर है? तो अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन की बात की जाए तो होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन P एंड F। क्लियर? अगर साइज की बात करें तो साइज कैसा है सर, ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, जो हमारा इमेज बन रही है वो कैसी है, छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड है। और अगर हम लोग बात करें नेचर की, नेचर कैसा है सर, वही वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली में तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, वर्चुअल है ये। और वर्चुअल रेस कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेजेस कैसे होंगी, इरेक्ट है सर ये। क्लियर है? लेकिन यहां पे एक चीज गौर फरमाने वाली है कि हमेशा जो होगा वो कहां पे इमेज बन रही होगी, हमारी पोल और फोकस के बीच में। यहीं से एक रिलेशन बन के आता है नोट में, जिसको कि हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है बड़ी इजीली तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो। क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अगर सामने रखा है और जो डिस्टेंस है इज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी कि जितनी फोकल लेंथ है उतनी ही दूरी पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, देन द इमेज इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड फोकस। यानी कि अगर कोई मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है, लेट्स से फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है हमारी वो 60 सेंटीमीटर की, और जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर की ही दूरी पे रख दिया गया, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे ही अगर रखा गया, जो कि हमारा यू कहते हैं, जिसको हम लोग यू अगर 60 सेंटीमीटर है, तो जो v आएगा वो ऑटोमेटिकली -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि जस्ट f का आधा, और f का आधा यानी कि p और f के बीच में। क्लियर है बात? इसकी भी अगर हम लोग इसको पूरा समराइज करना चाहें, दो ही कंडीशंस हैं तो हम लोग उनको समराइज कर सकते हैं टेबल में। अगर इंफिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, साइज कैसा होगा, डिमिनिश टू अ पॉइंट, नेचर दोनों ही केसेस में वर्चुअल और अपराइट रहेगा। एट एनी पॉइंट अगर सामने मिरर के सामने कहीं पे भी रखा हुआ है तो बिटवीन फोकस एंड पोल जो होगा इसकी इमेज बनेगी, साइज जो होगा हमारा डिमिनिश्ड रहेगा, और नेचर फिर से वही वर्चुअल एंड अपराइट रहेगा। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ओके तो इसके बाद जो बात आती है वो आती है साइन कन्वेंशन की। अब देखो भाई साइन कन्वेंशन से क्या मतलब है, साइन कन्वेंशन का मतलब है, देखो भाई जब भी हम लोग इसमें अब कुछ फॉर्मूलाज की बारी आती है उनको यूज करते हैं। अब इन फॉर्मूलाज में जब वैल्यूज को पुट करना होता है तो कब कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब कोई वैल्यू नेगेटिव होगी, इन चीजों को कैसे पता करना है उसको पता करने के लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। अब ये साइन कन्वेंशन ज्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा ही आसान से, एक बार अगर समझ गए तो जिंदगी भर के लिए याद रहने वाला है, कोई गलती नहीं होने वाली है। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वी नीड रेफरेंस पॉइंट। अभी ये मतलब है कि कहां से अगर हम लोगों को सपोज हम लोगों को ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है तो इमेज कहां पे बनने वाली है, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकती है, इन सारी चीजों के लिए हम लोग फॉर्मूले प्रेजेंट है। ये फॉर्मूलाज क्या है उन पे भी आने वाले, बट कैसे उनकी वैल्यूज पुट करनी है उनको पहले पता कर लेते हैं। पहला आता है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टेकन एज ओरिजिन, यानी कि अगर कोई भी मिरर है हमारा, चाहे ऐसे रखा हो ऐसे रखा हो, मतलब कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में जो पोल है हमारा, उस पोल को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है? जैसे हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन होता है ना, वैसे ही कार्टेशियन प्लेन की तरह यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग हाँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। इसीलिए कार्टेशियन इसको बोला गया क्योंकि चार पार्ट्स बांटे हुए हैं, एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, बट एकदम उसी की तरह नहीं होता, थोड़े से इसमें की डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग देख लेंगे अभी। तो हमारा जो पोल होगा उस पोल को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, जीरो है। The distance is measured along the principal axis in the direction of the incident light, मतलब कि इंसिडेंट लाइट जो है वो जिधर से भी आ रही होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर पॉजिटिव, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अब यूजुअली देखो हम लोग मानते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो किधर से आ रही होगी, लेफ्ट से आ रही होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अगर हमारा जो मिरर है, मैंने कहा कि ऐसे रखा हुआ है, मिरर अगर ऐसे रखा हुआ है और लाइट किधर से आ रही है, सारी लाइट इधर से आ रही है, तो अभी ये डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बट अगर मैंने मिरर को ऐसे रख दिया, मिरर को ऐसे रखा, अब लाइट इधर से आ रही है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि लाइट जिधर से आ रही होगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ना कि लेफ्ट और राइट से पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है बस हमें। दूसरा क्या कहता है इसके बाद, द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि अगर ऊपर साइड पे ऐसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी,
पॉजिटिव होगी, वहीं पे अगर उल्टा है कोई चीज तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बातें? तो मतलब कि अगर लाइट जैसे आ रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? अगर इसको सिंपली और सिंपल से समझना है तो जो सिल्वर्ड साइड होती है, सिल्वर्ड साइड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, जो रिफ्लेक्टेड साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब कुछ नेगेटिव है। मिरर के पीछे नेगेटिव, मिरर के आगे पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव। यही फॉर्मूले, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करने वाले फॉर्मुलाज में। कौन कौन से फॉर्मुलाज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। इसको इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होगा, शायद नहीं है। क्लियर? अब इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, ये हमको 3 वैल्यूज में रिलेशन बताता है। कौन कौन सा? एक है हमारा फोकल लेंथ, दूसरा है हमारा v, और तीसरा है हमारा u। सर u और v क्या है? सर f तो हमको पता है कि फोकल लेंथ है। u जो होता है, u होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो v है हमारा वो हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, ये 2 चीजें हमारी होती है। ठीक है? और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है? ये हमारा जो क्या है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर्स के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया था। अभी ऐसा ही एक सिमिलर सा फॉर्मूला हम लोग को लेंस में भी देखने को मिलता है, बट वो आगे की क्लास में होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो भी चीजें हैं वो जिंदगी भर काम आने वाली, भाई जब तक फिजिक्स रहेगी और तुम्हारे पास लाइट रहेगा तब तक। क्लियर है? अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जिसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई। यहाँ पे हाइट का हमें इसमें कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अच्छा, 60 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा है तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया u। और क्योंकि लाइट इधर से ही आ रही है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। अच्छा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, f हो गई। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती किधर है, जिधर भैया इंसिडेंट रे होती है, यानी कि ये वैल्यू भी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा सर, साइज का भी बताएंगे, साइज का अलग फॉर्मूला, बट पहले भी क्या करते हैं, पोजीशन पे काम करते हैं। तो यानी कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अच्छा सर, u की वैल्यू आपने कही कितनी आ रही है, 60 आ रही है। v की वैल्यू सर हमें पता नहीं है। f की वैल्यू क्या थी सर, 1/10 दे रखी है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/v आ जाएगा, 6 माइनस 1 में 60, ये आ रहा है। हाँ, अच्छा यहां से आ जाएगा 5 में 60, 5 में 60 दैट वुड बी 1/12, यानी कि ये वैल्यू हो गई किसकी, 1/v की। तो v को अगर मैं कंपेयर करूं तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर की। क्लियर है? अब ये 12 सेंटीमीटर क्या है, अब ये पॉजिटिव है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है? ये क्लियर हो गया हम लोग पास। दूसरा हमसे कह रहा था भी सर साइज भी निकाल दो। पोजीशन तो हमने निकाल दी, लेकिन सर साइज क्या करेंगे, साइज कैसे पता चलेगा? तो साइज के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला कहते हैं इसको हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मेजर्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा याद रखेंगे कि जो इमेज की लेंथ हाइट कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलरली कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? The ratio of the length of the image and the length of the object is called linear magnification if the length of the image is L, I and that of the object is O. तो magnification का फॉर्मूला क्या बन जाता है, length of the image that is represented by I and length of the object that is represented by O. इसके सिवाय सिर्फ यही एक नहीं है, इसके सिवाय एक और रिलेशन यूज करते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, माइनस में v/u। क्या कहेंगे, -v/u। सर माइनस क्यों होता है, माइनस हमें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन देख रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, अब जो भी हमारा v आएगा, अब देखो I/O अगर मैंने कहा I/O, तो I/O वाली जो वैल्यूज हैं ये तो सर हमें बता देंगी कि कितना द मैग्निफिकेशन है। बट ये जो नेगेटिव का साइन होता है, नेगेटिव का साइन हमें बताता है कि सर पॉजिटिव है, मतलब कि इन्वर्टेड इमेज है या फिर इरेक्ट इमेज है, ये चीजें हैं। अब जैसे कि हमेशा अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू अगर है m की, m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है।
क्लियर है बात? m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इसी के बिहाफ पे सर अब हम लोगों को बताया था कि सर साइज भी बता देना है। हमें कहा था कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। सर अभी आपने बताया था कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, I अपॉन ओ और है हमारे पास माइनस में V अपॉन में U। ठीक है भाई, I की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, I की वैल्यू तो पता करनी है सर। O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, O की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर माइनस V, V की वैल्यू कितना है भाई 12, U की वैल्यू कितनी थी, U की वैल्यू कितनी दे रखी थी 60, 12 से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 5 आया, इस 5 से वाला 5 कैंसिल आउट हो गया, I की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस में 1 सेंटीमीटर। अब माइनस में 1 सेंटीमीटर क्यों है, माइनस एक्चुअली तो सेंटीमीटर नेगेटिव में होता नहीं है। इसकी लेंथ ऑफ इमेज जो आएगी, लेंथ ऑफ इमेज जो है वो 1 सेंटीमीटर ही है, बट ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ये इन्वर्टेड है, ये वहां पे उल्टी इमेज बनी होगी। क्योंकि रियल इमेज बन रही है ये तो हमें पता है, और रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का केस है ये। क्लियर है बात? इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात आ जाती है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि इन स्फेरिकल मिरर्स का यूज कहां कहां किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, गिव रीजंस में, कि भाई क्यों यूज किया जा रहा है, क्या रीजंस है, या फिर इस केस में कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पहला है हमारा शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर बोला जाए या फिर मेकअप मिरर बोला जाए, रीजन एक ही होगा, शेविंग बोला जाए फिर मेकअप मिरर बोला जाए। अब देखो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि अगर कॉनकेव मिरर है, हम लोग उसके फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो क्या हो रहा था भाई, एक एनलार्ज्ड इमेज बन रही थी, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। तो अगर मैं एक शेविंग मिरर या फिर ऐसा जिसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो, उसको एक यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो मेरी जो इमेज बन रही होगी बहुत ज्यादा बड़ी बन रही होगी। तो अगर शेविंग कर रहे हैं तो भाई जो भी कहीं पे बाल बच रहे हैं तो उसको आराम से कट कर सकते हैं, या फिर अगर मेकअप मिरर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लड़कियां ज्यादा बेटर बता पाएंगी। क्लियर? तो वो सारे रीजंस है। इसके सिवाय अगर हम लोग देखें एज अ डेंटिस्ट हेड मिरर, डेंटिस्ट हेड मिरर क्यों यूज किया जाता है, अगर सपोज हमने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक बड़ी सी लाइट रहती है, जो डॉक्टर चाहता है वो पूरा नहीं चाहता है कि पूरे जो हर एक पार्ट पे इक्वली लाइट पड़े, वो पता है वो चाहता है कि जहां पे मैं ऑपरेट कर रहा हूं वहां पे प्रॉपर लाइट पड़े। तो वो क्या करेगा, अपने हेड में एक छोटा सा मिरर लगा देगा, जिसकी वजह से वो सारी लाइट एक जगह फोकस हो पाएगी और उसको वो स्पॉट ज्यादा क्लियरली दिख पाएगा। क्लियर है बात? तीसरा है एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। अब टॉर्चेस में क्या करते हैं हम लोग, इसको जो फोकस पॉइंट है वहां पे हम लोग बल्ब को फिट करते हैं। जैसे ही बल्ब को वहां पे फिट कर दिया, उससे सारी लाइट जाती है पीछे वाले रिफ्लेक्टर पे टकराती है, जो कि आगे इस लाइट को बहुत दूर तक भेज पाता है। क्योंकि टॉर्च का काम ये नहीं कि भाई लाइट एकदम से फैला दी और यहीं पे बस लाइट हो रही है। टॉर्च का काम ये है कि भाई दूर का देखना है हमें, तो दूर का देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस पे बल्ब लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारी लाइट जो है वो ज्यादा दूर तक पहुंच पा रही है, हमें एक दूर का विजन मिल पा रहा है। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम लोग देखें यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है, पहला तो है एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप्स में क्यों यूज किया जा रहा है भाई, स्ट्रीट लैंप्स में अगर मैंने इसके सामने कोई लाइट लगाई है और पीछे ये रिफ्लेक्टर है, तो ये क्या करता है, बहुत दूर दूर तक लाइट बैठता है, दूर इन द सेंस वाइड एरिया कवर करता है। देखो कॉनकेव में अभी हमने देखा कि कॉनकेव में टॉर्चेस में यूज किया जा रहा है और यहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स में यूज किया जा रहा है। कॉनकेव में इसलिए यूज करना है क्योंकि दूर भेजनी है लाइट, हमें फैलानी नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लैंप्स में जस्ट उल्टा काम है, हमें लाइट फैला देनी है, हमें बहुत दूर तक लाइट भेज के क्या करेंगे हम स्ट्रीट लैंप से, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि भाई आसपास ज्यादा एरिया में लाइट फैली हो जिससे कि एरिया ब्राइट लगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग कॉन्वेक्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि लाइट स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। क्लियर है बात? एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर का यूज क्यों कर रहा है, अब इन दोनों केसेस को अगर तुम ध्यान से देखो तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा किस में कवर हो रही है, अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर किसको कवर कर पा रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, लेकिन वहीं पे अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा है, उसकी वजह से इमेज छोटी बनती है। इस वजह से तुमने देखा होगा कि जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, उन्हें लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट इन द मिरर appears to be closer than it is, sorry appears to be farther than it is, क्योंकि भाई ये इमेज छोटी बन रही है तो हमको लग रहा है कि ज्यादा दूर है, लेकिन उतनी दूर होती नहीं, पास में होती हैं गाड़ियां, लेकिन इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक ब्रॉडर व्यू मिलता है, हमें ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, भैया हमारे पीछे ज्यादा दूर दूर तक देख पाते हैं कि कहां कहां पे गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें। इस वजह से कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर है बात? इसके बाद बात आती है डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कैसे पता चल जाए अगर मुझे 3 मिरर्स दे दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि सर ने बताया था कि बल्ज इनवर्ड्स तो इतना ज्यादा बल्ज होता है कि मैं देख के बता दूंगा, कभी कभी जो बल्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लाइट होता है, और ऐसे केसेस में बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर ये प्लेन है, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। तो कैसे पता चलेगा? 3 केसेस हम लोग लेते हैं। अगर
if the image is upright and of the same side and does not change in size by moving the mirror towards or away from the face, the mirror is plane. मतलब कि अगर हमने मिरर को अपने सामने रखा है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज का साइज नहीं बदल रहा है, चाहे मैं मिरर को कहीं भी रखूं, तो इसका मतलब वो कैसा मिरर है, वो एक प्लेन मिरर है. क्लियर. केस 2, if image is upright and magnified and increases in size or small on small movement of the mirror away, the mirror is concave. मतलब कि मैंने मिरर को अपने पास रखा और देख रहा हूं कि मेरी जो इमेज है वो enlarged इमेज बन रही है, और जैसे जैसे मैं उसको दूर लेके जा रहा हूं मेरे अपने पास से, तो मेरी जो इमेज थी वो क्या हो रही है, और ज्यादा साइज ऑफ स्मेल इंक्रीजेस. तो हमारा जो इमेज था वो और ज्यादा बड़ा होता है यार. मतलब कि अभी मैंने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, मैं जैसे जैसे इसको दूर लेता गया मेरी इमेज और ज्यादा बड़ी हो गई. अगर ऐसा केस है तो वहां पे कौन सा मिरर होगा, वहां पे कॉनकेव मिरर होगा. वहीं पे इफ इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड, मतलब कि अगर मेरी इमेज तो बन रही है उसमें लेकिन काफी छोटी बन रही है, और जैसे जैसे मैं उसको दूर लेके जाता जा रहा हूँ और ज्यादा छोटी होती जा रही है, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है, तो उस केस में कौन सा मिरर होगा, उस केस में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा. क्लियर है बात. तो अगर सेम साइज की है तो इसका मतलब कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है. अगर मेरी इमेज बड़ी बन रही है और मैं जैसे जैसे दूर लेके आ रहा हूं और बड़ी होती जा रही है तो वो कॉनकेव होगा, और अगर मेरी इमेज छोटी बन रही है और दूर ले आने पे और छोटी होती जा रही है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा. क्लियर है. तीन केसेस हम लोग कैसे पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफाइन एक्सपेरिमेंटली दैट द थ्री मिरर्स दैट आर बीइंग गिवन टू यू आर कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड अ प्लेन मिरर. क्लियर है, विदाउट टचिंग द मिरर. ठीक. ओके. इसके बाद क्या बात आती है, डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. अभी तक ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक स्लाइट रिवीजन कर लेते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस थे. पहला क्या है, इट इज मेड बाय स्लिवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर. हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में बताया था कि अगर एक स्फीयर को बाहर से सिल्वरिंग की जाए और फिर उसका पीस कट किया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक कॉनकेव मिरर मिलता है. वहीं पे अगर अंदर से इफ द सिल्वरिंग इज मेड इन द इनर सरफेस, यानी कि एक बॉल लिया और उसको अंदर से सिल्वरिंग कर दी, तो जो हमें मिरर का पीस मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा. The light rays incident on it converges आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये कैसा मिरर था भाई, हमारा कॉनकेव वाला. ये कन्वर्जिंग लेंस था ही, तो कन्वर्जिंग मिरर था ही. तो जो कन्वर्जिंग मिरर है उसका काम ही क्या है भाई, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा. तो कॉन्वेक्स क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. वहीं पे कॉन्वेक्स क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है. ये सारी लाइट्स को क्या करता है, दूर दूर पे फैला देता है. क्लियर है. द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एज वेल एज वर्चुअल. कॉनकेव के केस में हमने देखा था कि भाई ज्यादातर केसेस में सारी की सारी रियल ही बन रही थी. सिर्फ एक ही केस था जहां पे वर्चुअल देखने को मिल रहा था, वो था हमारा फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बन रही थी वो कैसी थी, वर्चुअल थी. बाकी सारे केसेस में रियल ही थी. लेकिन वहीं पे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स में देख रहे थे तो जितनी भी इमेजेस थी वो सारी की सारी ही कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी. क्लियर है बात. फॉर यहाँ पे कैसा कैसा हमें देखने को मिला था, रियल एज वेल एज वर्चुअल, और यहाँ पे हमेशा क्या था, ऑलवेज वर्चुअल. ठीक. फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज डिमिनिश्ड. फॉर ऑब्जेक्ट्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज सेम साइज एंड द ऑब्जेक्ट विद इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज मैग्नीफाइड. मतलब क्या है इसका, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा कैसा होगा, उसकी इमेज जो बनेगी उससे छोटी बनेगी. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो हमेशा सेम साइज बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कोई चीज रख दी तो उसकी इमेज मैग्नीफाइड बनेगी. क्लियर है. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स में, द इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड. इसमें कैसा बन रहा है, ऑलवेज डिमिनिश्ड. इसमें कैसा था भाई, पहले डिमिनिश्ड था. कब डिमिनिश्ड था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर था तब डिमिनिश्ड बन रहा था. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो कैसा था, सेम साइज था, एंड विद इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो मैग्नीफाइड था. क्लियर है. तो चार मेजर डिफरेंसेस. पहला हो गया कि भाई इसमें आउटर सिल्वरिंग की हुई है, इसमें इनर में सिल्वरिंग की हुई है. ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है. इसमें रियल और वर्चुअल दोनों केसेस बनते हैं. अगर फोकस और पोल के बीच में रखा है तो वर्चुअल बनेगा, बाकी सारे केसेस में रियल होगा. इसमें हमेशा ही वर्चुअल बनेगा. और इसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज बनेगी. और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है तो मैग्नीफाइड बनेगी. वहीं पे इसमें कैसी बनेगी, हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. क्लियर है बात. ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं. चैप्टर हमारा ओवर हो गया है. बड़ा ही इजी सा चैप्टर था. कोई भी दिक्कत हो या डाउट्स हो तो भाई कमेंट से पूछ सकते हो. आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते ना. मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.